मेरे साथ थोड़ा सा ना ये इशू है मेमोरी रिलेटेड इश्यूज, तो आप लोग जो है ये मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले रिकॉर्डिंग का रिमाइंडर जरूर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज डिस्कस की कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल पाथवेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी एक कंपोजिशन से लेके उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, रेप्लिकेशन, डिजीज ट्रांसमिशन, इन सब चीजों को स्टडी कर रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमें किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, एक हमारे पास आंसर दिया है कि इसके थ्रू हम जो है वो लाइफ को अंडरस्टैंड करें। यस, अगर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कही गई है कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जो है ये हमें मोलेकुलर जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। व्हाट इज मोलेकुलर जेनेटिक्स? अगर हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है, किस तरह से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, अल्टीमेटली वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को एनकोड करता है। यानी इनिशियली हो सकता है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज हम ये चीज जानते हैं कि अगर किसी भी वजह से हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर या डीएनए के अंदर किसी भी किस्म की म्यूटेशन आई तो वो म्यूटेशन हमें किस तरह से इफेक्ट करेगी, वो हमारी प्रोटीन्स को टारगेट करेगी, प्रोटीन्स को म्यूटेट करेगी और अल्टीमेटली वो प्रोटीन्स जो है वो अपने फंक्शन को लूज कर देंगे। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हम इन नॉर्मल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी हम इस चीज को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो चीज लिखी गई है कि द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज गोइंग टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मोलेकुलर जेनेटिक्स, किस तरह से डीएनए लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे आपकी जो चेंजेस हैं वो हो रही हैं, वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करेंगे। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पूरा पैटर्न है उसको स्टडी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस चीज को मैं वैसे हार्मोनल डेफिशिएंसी में भी लेके जाऊंगी, लेकिन अभी भी इस चीज को यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। आप एक नॉर्मल पाथवे स्टडी करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज किस तरह से जो है वो सेल्स के अंदर एंटर होता है और किस तरह से वो एटीपी को जनरेट करता है। तो आपने बायोकेमिस्ट्री की हेल्प ली और बायोकेमिस्ट्री से आप लोगों को ये चीज पता चली कि आपकी डाइट के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं या मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही यहाँ देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स अमाइलेजेस जो कि अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेजेस जो कि स्टार्च या उसके ग्लाइकोजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और अल्टीमेटली ग्लूकोज को रिलीज कर देते हैं। ये चीज पता है? नहीं पता चले कोई बात नहीं, लेकिन मैं वैसे एक चीज समझाना चाह रही हूँ कि आपने जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लिए, फॉर एग्जांपल वो स्टार्च थे, प्लांट से आए, ठीक है, हमने फूड इनटेक की और वी ऑल नो कि प्लांट के अंदर जो मेजर स्टोरेज फॉर्म है वो स्टार्च है, वो अपनी ज्यादातर ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगर हम किसी हर्बल प्लांट को, किसी भी डाइटरी प्लांट को एज अ डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आएंगे एंड देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स, नेम ऑफ दीज एंजाइम्स आर अमाइलेजेस, जो कि इन स्टार्च के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ग्लूकोज को रिलीज करेंगे। यानी आपकी जो बिग मॉलिक्यूल्स थे, जो आपके पॉलीसेकेराइड्स थे, वो अल्टीमेटली मोनोसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब ये सारे का सारा ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? ये ग्लूकोज ब्लड वेसल का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वी ऑल नो कि जितनी भी हम डाइट लेते हैं उसका कैरियर या उसका ट्रांसपोर्टर क्या है? ब्लड। मीडियम क्या है? ब्लड। ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को लेके एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाता है, इस चीज का तो पता है ना। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जितने भी ग्लूकोज एब्सॉर्ब होंगे वो ग्लूकोज एब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल, हर सेल को जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसफर करना है। क्लियर है? अब सपोज एक सेल ने ग्लूकोज को पिक कर लिया, देयर इज अ सेल, और ये ब्लड वेसल से ग्लूकोज को पिक करना चाहता है। ये तब तक ग्लूकोज को पिक नहीं कर सकता जब तक एक हार्मोन, द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज इंसुलिन, ये अवेलेबल ना हो। ये तो पता है ना सबको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च आपने इनटेक किया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उसकी ब्रेकडाउन हुई वाया एंजाइमेटिक रिएक्शन, ग्लूकोज ब्लड वेसल में आया। ब्लड वेसल का क्या काम है कि उसने डिफरेंट सेल्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड ग्लूकोज को
डिस्ट्रीब्यूट कर, सेल्स ग्लूकोज लेना चाह रहे हैं लेकिन तब तक ग्लूकोज को पिक नहीं कर सकते जब तक इंसुलिन अवेलेबल ना हो, बिकॉज इंसुलिन इज द हार्मोन जो कि सेल के लिए ग्लूकोज की गेट या ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को ओपन कर, अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नहीं होगा। आप लोगों को नजर आ रहा है? आप लोग मुझे पहले बताए, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज कही है, दिस इज द सेल एंड दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल की विसिनिटी में तो आ गया लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू जो है वो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर, यानी आपको एक गेट चाहिए, आपको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, और ये ट्रांसपोर्टर बेसिकली क्या है, इसको रेगुलेट करता है हार्मोन इंसुलिन। यानी अगर इंसुलिन होगा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लगेगा और ग्लूकोज एंटर हो जाएगा। अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है इट मीन्स कि ग्लूकोज चाहे आपकी बॉडी में है, आपके सेल उसे पिक नहीं कर सकेंगे और उससे एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं कर सकेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इट मीन्स कि आपने एक नॉर्मल प्रोसेस को स्टडी किया, आपने एक नॉर्मल प्रोसेस को स्टडी किया कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, और इसको अब आप अप्लाई कर सकते हो डिजीज पे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन अ पर्सनस बॉडी, उसका इफेक्ट क्या होगा? डायबिटीज। ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं होगा और ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर उसका लेवल क्या होता जाएगा? हाई होता जाएगा। सो in the absence of insulin there will be the high glucose level in blood and this condition is called as diabetes. तो जब तक आप जो है वो किसी नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल प्रोसेस को स्टडी नहीं करते आप उसको डिजीज पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज एक तरफ हमें मोलेकुलर जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है कि लाइफ किस तरह से रेप्लिकेट होती है और म्यूटेशन का इफेक्ट क्या होता है, और दूसरी तरफ ये हमें डिजीज के मैकेनिज्म और डिजीज की प्रोग्रेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है कि अगर हम किसी नॉर्मल प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं so we can pinpoint the effect of the deficiency of a particular metabolite or the deficiency of a particular enzyme. Clear हो गया? It means कि आपको नॉर्मल प्रोसेस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह से डिजीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। जी, जो बच्चे ऑनलाइन हैं इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन या आप लोगों को बोर्ड विजिबिलिटी में किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है? मैम बोर्ड ही नजर नहीं आ रहा है। जी जुबैर आप कुछ कहना चाह रहे हो? बोर्ड विजिबल है, जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ आप लोगों को नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा मैम। मैम आ रहा है नजर, वो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा सही आ रहा नजर। बच्चों आपकी आवाज नहीं आ रही, जुबैर के अलावा कोई और बोले। मैम नजर आ रहा है, विजिबल है, विजिबल है। मैम लेफ्ट से नजर नहीं आ रहा। वो मैम ने कैमरा घुमाया है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बायोकेमिस्ट्री क्या है और बायोकेमिस्ट्री हमें मोलेकुलर जेनेटिक्स और डिजीज की प्रोग्रेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है। ये पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट को जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई कर दोगे? यस और नो? ऊंचा बोलें, यस और नो? यस, जाग जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आज अगर हम लोग से पूछा जाए कि आपकी बॉडी में प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हम ये चीज जानते हैं कि वी हैव थ्री बेसिक टाइप ऑफ द एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो कि हम यूजुअली अपनी डाइट के अंदर यूज करते हैं। और अगर इनकी इक्वल अमाउंट को हम देखें तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ लिपिड एंड 1 ग्राम ऑफ द प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें ये इंफॉर्मेशन है कि लिपिड जो है अगर कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है तो लिपिड 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करती है पर ग्राम, अगर हम 1 ग्राम को कंपेयर करें। इसी तरह से हमें इस चीज का भी नॉलेज है कि देयर आर दी सर्टेन अदर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल विटामिन एंड मिनरल्स। ये चीज अक्सर कही जाती है कि आपकी डाइट में विटामिन और मिनरल्स का इंटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जबकि अगर हम बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसी भी किस्म की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लिपिड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोटीन्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो विटामिन्स और मिनरल्स की क्या जरूरत है बॉडी में? एनी आइडिया? बिल्कुल, ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस में एज अ को फैक्टर और को एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। लाइक अभी जो हमने यहाँ पे बात की है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर होने में हेल्प आउट करता है। अगर ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो गया, अब इस ग्लूकोज के साथ क्या होगा, मैं पहला एंजाइमेटिक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पे लिख के आता हूँ, ये एग्जांपल क्लियर करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है तो देयर इज एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो कि इस ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन कराता है। ये चीजें आप लोगों को भी कंफ्यूज नहीं करना, ये परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हेल्प आउट कर रही हूँ कि किस तरह से हमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस का पता चला है थ्रू दी बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव। तो ग्लूकोज जब किसी सेल के अंदर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोसोल के अंदर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और इस ग्लाइकोलाइसिस का मैंने फर्स्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाता है। फॉस्फोराइलेशन मीन्स कि ये एक डोनर मॉलिक्यूल से एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को उठाता है। यूजुअली इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं एटीपी के अंदर। अगर आप इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो एटीपी के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। वी हैव अ 5 कार्बन शुगर, वी हैव अ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, और यहाँ पे आपके 3 फॉस्फेट्स हैं। ठीक है, सो ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है जिसमें यूजुअली 3 फॉस्फेट्स अवेलेबल हैं, हेक्सोकाइनेज इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव कराता है और इस फॉस्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देता है ऑन दी 6th पोजीशन ऑफ द ग्लूकोज। यानी ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज की 6th पोजीशन के ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करा दिया। ये फॉस्फेट ग्रुप किसने उठाया कहां से? एटीपी। यानी आप कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एटीपी इज अ फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर जो कि अपना फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, एंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अ फॉस्फोराइल ग्रुप एक्सेप्टर जो कि फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी 6th पोजीशन के ऊपर उसको अटैच करा। ठीक हो गया। इसके लिए आपको एंजाइम रिक्वायर्ड है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। बट हेक्सोकाइनेज को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। दिस इज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अगर आपकी डाइट में ये मिनरल अवेलेबल नहीं है, मैग्नीशियम आयन अवेलेबल नहीं है, चाहे आप ढेरों ढेर फूड इनटेक करें, ग्लूकोज का ढेर लगा दें आपने ब्लड वेसल के अंदर, लेकिन हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी इफेक्ट होगी। इट मींस कि आपकी जो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस हैं, उनको न्यूट्रिएंट तो चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट के साथ साथ उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक भी चाहिए। इसी वजह से यूजुअली ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो आप लोगों को जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, उनकी एक रेगुलर डोज लेनी चाहिए। यूजुअली फीमेल्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो मल्टी विटामिन्स का जो है वो रेगुलर इंटेक करें, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोनल चेंजेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन विटामिन्स और मिनरल्स का जो है वो लेवल डिस्टर्ब होता है। क्लियर हो गया? सो क्या इंपॉर्टेंस है विटामिन्स की और मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट्स की, किस चीज को कितनी क्वांटिटी में लेना है और किस तरह से ये हमारी बॉडी की एब्सेंस या इनकी ओवरडोज हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, ये भी हम कहाँ पे पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? अभी तक हमने कितने पॉइंट देखे? कौन कौन से? सोना नहीं है, सोना नहीं, ठीक है, एक्टिव। Why the knowledge of biochemistry is important for you? Yes. Anyone else? इसके अलावा
मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। कोई स्टूडेंट जो ऑनलाइन है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें बच्चों। दो पॉइंट्स आप लोगों की तरफ से आने चाहिए, जल्दी से, क्लास को लेट नहीं करना। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज आप लोगों के लिए जरूरी क्यों है? कोई से दो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं या वैसे अपने आपको जब ऑन म्यूट कर रहे हैं बोल। ये लोग तो मुझे लग रहा है सो गए हैं। आप लोग तो कुछ बुरा करते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट इन्हें इन्फॉर्म करे कि क्लास में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट टाइम से ये हरकत नहीं चलेगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से आप लोग ऑनलाइन होंगे, क्लास पार्टिसिपेशन के मैंने मार्क्स रखने हैं, ठीक है? कौन कितना पार्टिसिपेट करता है ये मैं लिस्ट भी शेयर करूंगी। आज की क्लास में अगर हम लोग को एक आधा क्वेश्चन मैं अगर रेट करती हूँ, आप लोग को देख के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कशन होगी और मैं ये नोट करती जाऊंगी कि कौन कितना जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट। मुझे सोए हुए स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, ठीक हो गया जी? जी इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम, आपने पूछा था बायोकेमिस्ट्री का क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैम बेसिकली ये जो बियोलॉजिकल प्रोसेस से डील करती है उसमें लाइक डाइजेशन, हार्मोनल एक्शंस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शंस वगैरह, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफी जरूरी है। होल्ड कीजिएगा, हमें आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग अगर कोई सजेशन है आप लोगों की अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स, आप लोग चाहते हैं कि इसमें कोई पॉइंट ऐड किया जाए, कोर्स कंटेंट, कोर्स आउटलाइन में एलएमएस पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थोड़ा सा सोचिएगा कि आप लोग इसमें किस तरह से एक हेल्दी वे में हम इस कोर्स को लेके जा सकते हैं। आप लोग अगर डिस्कशन ज्यादा रखना चाह रहे हैं, असाइनमेंट का नंबर ज्यादा करना चाह रहे हैं, क्विज़ जो है वो कंपैरेटिवली कम रखना चाह रहे हैं, जो भी आप लोगों के सजेशन है, तो वो आप लोगों ने नेक्स्ट वीक तक मुझे इन्फॉर्म करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास का आप लोगों की सजेशन हो जाएंगी, फिर दूसरे ग्रुप की सजेशन, फिर हम लोग फाइनल कर देंगे कि इस कोर्स में हम लोगों ने जो असेसमेंट्स हैं उनको किस तरह से लेंगे, ठीक हो गया? जो आप लोगों से जो ऑनलाइन है इससे हम लोग बाद में पूछते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमें किस तरह से हेल्प करता है, उसकी देर तक हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है दो भी उनको कवर करते हैं। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें विच इज अबाउट द हार्मोनल डेफिशिएंसी, तो कुछ हद तक हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जब हमने इंसुलिन की बात की थी कि अगर किसी भी हार्मोन का, यहाँ पे मैंने सिर्फ इंसुलिन की एग्जांपल दिया, लेकिन ऑब्वियसली आप इसको जो है वो बॉडी के अंदर बाकी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे कि अगर किसी वजह से, किसी कंडीशन में, एज की वजह से किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, आपको उस हार्मोन का नॉर्मल मैकेनिज्म पता है कि ये इस चीज को रेगुलेट करता है, इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, तो डेफिनेटली आप उसकी एब्सेंस या उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन का जो है वो इफेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी कंडीशन को रिवर्स कर दिया जाए कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो रही है, ठीक है? जो पेंक्रियास सेल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कोई कैंसरस कंडीशन आ गई, उनमें कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई है जिसकी वजह से उनका नंबर ज्यादा हो गया और वो ज्यादा सारी अमाउंट में जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस केस में इस हार्मोन की ओवरडोज का इफेक्ट क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा कि आपका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा, जितना भी ग्लूकोज आप इनटेक करते हो वो फौरी तौर पे सेल के अंदर चला जाएगा और जो एक नॉर्मल रेंज है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड है, जो बेसिक मीडियम है, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है। अगर ग्लूकोज लेवल उससे ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज डायबिटिक कंडीशन और हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर उससे कम हो जाए तो हम कहते हैं कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हाइपोग्लाइसेमिक। तो इस रेंज को मेंटेन करना जरूरी है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन, एक्सेसिव प्रोडक्शन या उसकी बिल्कुल एब्सेंस होगी तो उसकी वजह से दो डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, तो डायबिटीज या हाइपोग्लाइसेमिया। इस
चीज को आपने माइंड में रखना। सर बच्चों की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तो हमें जा रही है लेकिन वो कुछ बोलते हैं तो हमें आवाज नहीं आ रही। जी बच्चों जो लोग ऑनलाइन हैं आप लोग बोले प्लीज। अबू बकर आप जुबैर अनम्यूट करें और कुछ बोले। जी मैम। यस मैम। जी जुबैर आप बोले। जी मैम। हाँ जी पहले आप लोग बताएं कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकता है ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप लोगों ने कितना पार्टिसिपेट। इंट्रो हो रही है आप लोगों को। यस मैम। पहले 2 से 3 स्टूडेंट्स हैंड रेज करें। जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा है कि क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने इस चीज को ग्रेड करना है। आप लोगों की एक असेसमेंट क्लास पार्टिसिपेशन की होगी। सो मेक श्योर कि जो बच्चे ऑन कैंपस है उनके साथ साथ ऑनलाइन भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करें। ठीक है हैंड रेज करें अगर आप लोग आंसर करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन का तो वन बाय वन है। ठीक है इमरान पहले आप बताएं। मैम आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है बोलिए। तो मैम आपका क्वेश्चन था कि बायोकेमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन था ना मैम आपका? जी बिल्कुल यही क्वेश्चन था। मैम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री जो है लाइफ साइंस भी है और केमिकल साइंस भी है। ये एक्सप्लोर करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूलर बेसिस की जो चेंजिंग होती है ना लिविंग सेल्स को, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो केमिस्ट्री का मेथड है ये एक फाउंडेशन मतलब कि एक बेस बन गई है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक्सीलेंट बिल्कुल इन्हीं फाउंडेशंस को हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किस यस मैम।
फिजिकल फाउंडेशंस को बायोकेमिकल एनालिसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड इमरान। नेक्स्ट उमर। थैंक यू मैम। यस मैम। मैम बायोकेमिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक्स के अराउंड होता है, और बायोकेमिस्ट्री जो हमारी मदद करती है कि हम जान सकें कि ये जो जीनोम है ये किस तरह, इसका मैकेनिज्म क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं और ये कैसे वर्कआउट करता है। वेरी गुड। इसी चीज को हम अभी अप्लाई करते हैं द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम एग्रीकल्चर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि आप लोगों के मेन टारगेट्स हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। तो इसमें किस तरह से ये बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज आप लोगों को हेल्प आउट करेगा, बिकॉज इट इज अ थ्योरेटिकल डिग्री जिसके थ्रू आप जो है वो किसी चीज के मैकेनिज्म को या उसके नॉर्मल सिनेरियो को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये प्रैक्टिकल डिग्री है जिसमें आप लोग उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए फिर जो है उसके अंदर चेंजेस करते हो। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर आप बात करें तो देयर आर द डिफरेंट वायरसेस, डिफरेंट बैक्टीरिया जो कि प्लांट को टारगेट करते हैं, उसकी जो इफेक्टिव प्रोडक्शन है उसको नॉर्मल रेंज से कम कर देते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल आप लोगों ने किसी भी वायरस का या किसी पैथोजन का जो पैथोजेनिक मैकेनिज्म है उसको स्टडी किया, ये भी बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। उनका अगर आप पैथोजेनिसिटी मैकेनिज्म स्टडी करते हो, आप एक नॉर्मल पैटर्न डेवलप कर लिया। फॉर एग्जांपल आप कोरोना वायरस की अगर बात करते हो, जब उसका इन्फेक्शन इनिशिएट हुआ तो हमें बिल्कुल भी उसकी किसी भी किस्म की जो हिस्ट्री है उसका आइडिया नहीं, लेकिन जैसे जैसे इस पर वर्क होता गया तो हमें ये चीज पता चली कि देयर इज अ प्रोटीन व्हिच इज द स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि इसके बेसिकली स्ट्रक्चर में सबसे बाहर प्रेजेंट है, इम्पेलर के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर ACE2 रिसेप्टर इनके साथ इंटरेक्ट। ठीक है, सो अब आपको ये पता चल गया कि दिस प्रोटीन इज क्रूशियल फॉर एंट्री ऑफ द वायरस इनसाइड द होस्ट। सो अगर आप कोई ऐसी जो है वो वैक्सीन को डिजाइन करें जो कि स्पेसिफिकली इस प्रोटीन को टारगेट करे, तो आप इसको इसी स्टेज के ऊपर, एंट्रेंस स्टेज के ऊपर ही ब्लॉक कर सकते हैं। और अभी भी जो वैक्सीन डिजाइनिंग की स्टडीज हो रही हैं वो उसकी एंट्री लेवल को जो है वो टारगेट कर रही है, बिकॉज एक दफा अगर वायरस बॉडी के अंदर चला गया तो उसको एलिमिनेट करना या उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। सो आप उसको एंट्री से पहले ही कंट्रोल करते हैं। सो इसी चीज को अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं कि वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पेस्ट जो कि फूड क्रॉप्स को या कोई हमारी वैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसको टारगेट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन की बात की जाए तो आप बायोटेक्नोलॉजी को माइंड में रखते हुए ऐसी जो है वो क्रॉप डिजाइन करो जो कि उसके रेजिस्टेंट हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंट क्रॉप किस तरह से डेवलप किया? एक छोटा सा सिनेरियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ जिससे ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बीटी कॉटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना? चलिए फर्स्ट टाइम आप लोगों का तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दिस इज अ ट्रांसजेनिक कॉटन क्रॉप जिसे पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। और इसको प्रोड्यूस करने की वजह क्या थी? इन 90s जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे एक पेस्ट का काफी ज्यादा इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था कॉटन क्रॉप के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गई। ठीक है, देयर आर सर्टेन एरियाज, लाइक अगर मैं एशिया की बात करूँ कि एशिया में इन्फेक्शन था, कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कॉटन भी थी, लाइक अगर ये मैं क्रॉप की बात करती हूँ, और यहाँ पे ये पेस्ट भी था। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेस्ट जो कि डिजीज कॉज करता है। ये कॉम्बिनेशन यानी यही होस्ट और यही पैथोजन एशिया के अंदर डिजीज कॉज कर रहा था। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि एक और जियोग्राफिकल रीजन के अंदर अफ्रीका के अंदर ये पेस्ट इस होस्ट को टारगेट नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह थी कि वही प्लांट है, वही पैथोजन है, लेकिन एक खास कंडीशन के अंदर या एक खास जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो उसको उसमें डिजीज कॉज कर रहा है और दूसरी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा। फर्दर जब रिसर्चेस हुई, क्वेश्चन ए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, जब इस पे फर्दर रिसर्च हुई तो ये चीज पता चली कि बेसिकली इन दोनों एरिया की जो लैंड जो जिस लैंड के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन में कुछ डिफरेंस था।
अब कंपोजिशन में डिफरेंस क्या था, जिस कंट्री के अंदर डिजीज कॉज नहीं हो रही थी वहां पे उस सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुए, बेसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है। अफ्रीका के अंदर जहां पे ये पेस्ट डिजीज कॉज नहीं करवा रहा था, वो क्यों नहीं करवा रहा था, क्योंकि वहां पे सॉइल सैंपल के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे। जबकि एशिया के अंदर जहां पे डिजीज कॉज हो रही थी वहां सॉइल सैंपल के अंदर ये बैक्टीरिया अवेलेबल है। फर्दर रिसर्च से ये पता चला कि इन बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी जीन प्रेजेंट है जो कि इस पेस्ट को डिग्रेड कर देती है, ठीक है। यानी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिलस थुरिंजिएसिस के अंदर एक ऐसी जीन प्रेजेंट है जो कि क्या करती है, इस पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वजह से ये उस रीजन के अंदर जहां पे बीटी अवेलेबल है वहां पे डिजीज कॉज नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पाकिस्तानी या एशियन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेट किया, उसमें से ये स्पेसिफिक जीन उठाई which was the BT जीन, और इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट जीनोम के। लिंक बन रहा है, यानी वो जीन जो कि पहले उस बैक्टीरिया के अंदर थी, हम बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट थे। अगर बैक्टीरिया किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आप कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो और उस स्प्रे की वजह से बैक्टीरिया भी डैमेज हो गया, तो प्लांट तो अभी भी ससेप्टिबल है, प्लांट में तो अभी भी डिजीज हो सकती है। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए से उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंट जीन को उठाया, बेसिलस थुरिंजिएसिस जीन को उठाया, बीटी जीन को उठाया, उसे प्लांट के जीनोम में। अब इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ये कहते हैं बिकॉज इसके अंदर एक फॉरेन जीन, वो जीन जो कि इसके जीनोम का पार्ट नहीं थी, वो किसी बैक्टीरिया से आई थी, और उस जीन का फायदा क्या हुआ, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट बन गया। किसी भी एरिया में जाके आप इस कॉटन को लगा दो, वहां पे बीटी जो है पेस्टिसाइड, पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होगा। इस कॉटन को हम कहते हैं कि दिस इज बीटी कॉटन। ये ट्रांसजेनिक कॉटन है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। समझ आ गई? इट मीन्स कि अगर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो पहले उसके सोल्यूशन को देखें, उसका पहले पूरा पैथोजेनिक मैकेनिज्म पढ़ें, और उसके बाद आप जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हुए, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हुए उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसके साथ जो एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि सिर्फ ये आप लोगों को किताबी बातें ना लगे, आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि ये किस तरह से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से एप्लीकेबल। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट थिंग इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, नहीं अभी नहीं थकना, बस 2 से 3 पॉइंट है, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। अभी ऐसे भी स्टोरीज भी चल रही है, टाइम हो गया, चले मैं सिर्फ इसको यहाँ पे एंड करती हूँ और इसी में जो है वो नेक्स्ट पॉइंट्स भी कवर हो गए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन होते हैं। लाइक एक दफा एक मेडिसिन बनी तो उसके बाद उसके बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके कोई टॉक्सिक रिएक्शन तो नहीं करेगी, इसकी कितनी डोज चाहिए होगी, कितनी रिक्वायरमेंट एक दिन में आपने यूज करनी है। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप लोगों को जब तक एक नॉर्मल जो है मैकेनिज्म को नहीं पता होगा, लाइक इंसुलिन की आप बात करते हैं या इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट की हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि आपने इंसुलिन की इतनी डोज देनी है, ये आपको कैसे पता चलता है, जब आपने एक नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट का कंप्लीट बायोकेमिकल एनालिसिस किया है कि उसके ब्लड में इतनी परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज अवेलेबल होती है, अगर ग्लूकोज की परसेंटेज उससे कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिक है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसेमिक है। उस कंडीशन को माइंड में रखते हुए फिर आप डिसाइड करते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कि इस जो पर्टिकुलर मेडिसिन है उसकी कितनी डोज आपने पेशेंट को इंजेक्ट करनी है। ठीक हो गया? इस चीज को यही पे ऐड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक हो गया? जी बच्चों, अब आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए, अटेंडेंस मिलेगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में कहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की अगर कोई सजेशन है
आवाज नहीं आनी चाहिए, क्या हो गया? ये नहीं, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि आप लोगों की अगर कोई सजेशन है रिगार्डिंग टू असेसमेंट तो आप लोगों ने वो नेक्स्ट क्लास तक कंफर्म करनी है, ठीक है? अदरवाइज मैं बता दूंगी कि इसमें